टॉपिक है वाइंडिंग अप, राइट। तो बिफोर स्टार्टिंग वाइंडिंग अप मैंने ऑलरेडी लॉ पे काफ़ी सारा सीए फाइनल लॉ पे और कंपनी ऑडिट पे वीडियो बना चुकी हूँ। तो अगर किसी को देखना है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वॉच द वीडियोस, राइट। अब करते हैं वाइंडिंग अप को हम स्टार्ट। वाइंडिंग अप का क्या मतलब है? वाइंडिंग अप एक्चुअली वाइंडिंग अप जो है ना दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। जो पुराना वाइंडिंग अप था, वाइंडिंग अप अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड आईवीसी, जो कि अब 10 मार्क्स का आता है सीए फाइनल में केस स्टडी बेस। तो कंपनीज एक्ट जो है 2013 वाला जो है अब वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सेक्शन 271 में क्या दे रखा है? 271 में बता रखा है कि सर्कमस्टांसेस ऑफ कंपनी वुंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल कब कंपनी को वाइंड अप करता है, उसके क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं। और सेक्शन 272 के अंदर जो है पिटीशन बता रखे है कि कौन कौन लोग हैं जो पिटीशन फाइल करते हैं। नाउ व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस कि जब वाइंड अप होता है। फर्स्ट, कंपनी सियो मोटो कहे कि हमें वाइंड अप करना है तो वो क्या करती है? एसआर पास कर देती है, स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी में पास हो जाता है। या फिर कंपनी एक्टेड अगेंस्ट sovereignty and integrity of India, security of the state and friendly relation with the foreign state। तो बाहर वाले स्टेट से मतलब दूसरी कंट्री के साथ जो फ्रेंडली रिलेशन है वो खराब कर रही है। सिक्योरिटी एंड सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी, डिसेंसी एंड मोरालिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, ये जो है कंपनी के ये एक्शंस है। और क्या रीजंस है? ऑन एप्लीकेशन बाय रजिस्ट्रार एंड पर्सन ऑथराइज्ड बाय सीजी। सीजी ने जिस पर्सन को ऑथराइज कर रखा है मतलब किसी ने ऑथराइज करा है वो, या रजिस्ट्रार एप्लीकेशन दे दे कि सर आप इस कंपनी के जो एक्ट्स है जो कंडक्ट है वो ठीक नहीं लग रहे हैं, आप इसको वाइंड अप कर दो। या डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर। 5 साल लगातार फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑन जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। ऑन जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड मीन्स कि ऐसा लगे देखकर कि अब तो ना इस कंपनी को वाइंड अप कर दे। इन सब में से नहीं, एसआर पास नहीं हुआ या उसने कोई सवर्निटी, इंटीग्रिटी या फ्रेंडली रिलेशन या फॉरेन स्टेट, डिसेंसी, मोरालिटी या पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट भी कोई काम नहीं करा। रजिस्ट्रार और किसी और ऑथराइज पर्सन बाय सीजी ने भी कोई एप्लीकेशन नहीं दी एंड डिफॉल्ट भी नहीं करा और कोई और इन सब उसमें नहीं आता। लेकिन कोई ऐसा जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड जिससे लगे कि हाँ कंपनी को वाइंड अप कर देना चाहिए। तो दीज आर द सर्कमस्टांसेस इन विच ट्रिब्यूनल वुंड अप द कंपनी अंडर सेक्शन 271। नाउ जो एप्लीकेशन देते हैं वो कौन देते हैं? रजिस्ट्रार और पर्सन ऑथराइज्ड बाय सीजी ट्रिब्यूनल को देते हैं। ट्रिब्यूनल ओपिनियन क्या है? मतलब जब वो एप्लीकेशन देते हैं तो ओपिनियन क्या फॉर्म होता है? या तो कंपनी के अफेयर्स जो है वो फ्रॉडलेंट मैनर में है, ठीक है, फॉर्मेशन जो है वो अनलॉफुल पर्पस के लिए है, गिल्टी है ऑफ फ्रॉड, मिसफाइनेंस एंड मिसकंडक्ट। तो अफेयर्स जो है वो फ्रॉडलेंट है और फॉर्मेशन जो है वो अनलॉफुल पर्पस के लिए हुई है और गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफाइनेंस एंड मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी भी है, ठीक है। तो ये अगर फ्रॉड और मिसकंडक्ट, अनलॉफुल एंड फ्रॉडलेंट मैनर, इस बेसिस पे एप्लीकेशन जाती है। पिटीशन ऑफ वाइंडिंग अप कौन दे सकता है? ठीक है, तो कंपनी सियो मोटो भी दे सकती है, कंपनी दे सकती है, उसके कॉन्ट्रीब्यूटरीज जिन्होंने पैसा लगाया है। ऑल एंड एनी ऑफ अ पर्सन बाय सीजी, सीजी के जो है रिप्रेजेंटेटिव्स, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हिमसेल्फ एंड रजिस्ट्रार, ठीक है। नाउ कॉन्ट्रीब्यूटरीज किसको कहते हैं? ओनली इफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज में भी कैटेगरीज हैं कि कॉन्ट्रीब्यूटरीज कौन बन सकता है जो वाइंड अप के लिए दे दे एप्लीकेशन। वो होगा ओरिजिनली अलॉटेड टू हिम, ठीक है। तो जो शेयर्स है वो ओरिजिनली उसको अलॉट हुए हों, रजिस्टर्ड इन हिज नेम जो है मोर देन 6 मंथ, 6 मंथ्स के लिए उसके नाम पर रजिस्टर भी हुए हों, और 18 मंथ्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, और ड्यूरिंग 18 मंथ्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप जो है उसने हेल्ड कर रखे हो। डिवॉल्व टू हिम थ्रू डेथ ऑफ अ होल्डर, अगर किसी होल्डर की डेथ हुई है, सपोज मेरे नाम पे शेयर है, मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे नॉमिनी को मिल जाएंगे। तो या तो डेथ के थ्रू, डेथ के लिए, या तो डेथ हुई है तब, या ओरिजिनली शेयर्स मिले तब। ओरिजिनली शेयर्स हेल्ड कब तक करें? 6 मंथ्स और मोर, और 18 मंथ्स बिफोर द वाइंडिंग अप जो है मेरे पास, मैं शेयर होल्डर होना चाहिए। तो दैट इज
कॉन्ट्रीब्यूटरीज के केस में आता है। रजिस्ट्रार क्या होता है? रजिस्ट्रार सीजी बिफोर सैंक्शनिंग ऑफ वाइंडिंग अप प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू कंपनी। अगर रजिस्ट्रार जो है क्या नाम है एप्लीकेशन देता है तो वो बिफोर वाइंडिंग अप का ऑर्डर सैंक्शन करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता है कंपनी को, ठीक है। अगर कंपनी ने एप्लीकेशन दी है तो कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी प्लस अकम्पेनिश स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इन फॉर्म एंड मैनर प्रिस्क्राइब। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जैसे वाइंडिंग अप के टाइम पे बननी चाहिए वैसी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के देगी और स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा कंपनी की जनरल मीटिंग के अंदर। नाउ कॉपी ऑफ पिटीशन। कॉपी ऑफ पिटीशन का क्या मतलब है? जब कंपनी जो है एप्लीकेशन देगी कि हम लोगों को वाइंड अप होना है तो वो एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो फॉर्म एंड मैनर प्रिस्क्राइब्ड है प्लस जो कॉपी ऑफ पिटीशन है जो ये उसने एप्लीकेशन दी है ट्रिब्यूनल को, वो किस किस को जाएंगी? वो कॉपी ऑफ पिटीशन जाएगी रजिस्ट्रार को भी और ट्रिब्यूनल को भी। ट्रिब्यूनल के पास फाइल होगी, रजिस्ट्रार के पास इसलिए जाएगी कि क्योंकि कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो इनकॉर्पोरेशन भी जब कंपनी का हुआ था तो वो रजिस्ट्रार ने ही वेरीफाई करा था, तो एक रजिस्ट्रार के पास भी जाएगी। नाउ रजिस्ट्रार सबमिट हिज व्यूज विदिन 60 days ऑफ सच पिटीशन। 60 days के अंदर ऑफ सच पिटीशन रजिस्ट्रार अपने व्यूज देगा ट्रिब्यूनल को। लाइक रजिस्ट्रार को आज जो है क्या नाम है एप्लीकेशन मिली, उसके विदिन 60 days रजिस्ट्रार जो है अपने व्यूज देगा ट्रिब्यूनल को कि हाँ इस कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत खराब था या कोई और रीजन, और आप सर इसको वाइंड अप कर दो, राइट कोई बात नहीं आप इसको वाइंड अप करो, ये ठीक है कि कंपनी खुद आ गई है। नाउ सेक्शन 273 में पावर ऑफ ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल ने ये सारी बातें सुन ली, कॉन्ट्रीब्यूटरीज भी ट्रिब्यूनल के पास चले गए, ठीक है, कंपनी खुद चली गई, कोई और पर्सन सीजी और सीजीएसजी रजिस्ट्रार चला गया, ठीक है ना। तो फिर लेकिन पावर अब भी ट्रिब्यूनल के पास है तो ट्रिब्यूनल वाइंड अप नहीं करेगी। तो ट्रिब्यूनल के पास ऑप्शंस है, ट्रिब्यूनल वाइंड अप का ऑर्डर पास कर दे या डिसमिस कर दे वाइंड अप का ऑर्डर, या एक प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट कर दे। लिक्विडेटर प्रोविजनल मतलब आईबीसी में भी हमने पढ़ा था, ठीक है, वहां पे भी प्रोविजनल जो है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है, आईआरपी जिसको कहते हैं इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है। तो ऐसे मतलब कच्चा पक्का जो मीटिंग वगैरह कराए क्या नाम है क्रेडिटर्स की और बाकी सबकी कि हाँ कंपनी वाइंड अप होने जा रही है, एसेट कैसे बेचने हैं, तो वो मतलब छोटा मोटा काम मतलब ये भी हो सकता है कि जो हमारी एक्चुअल में जो लिक्विडेटर्स की पावर है वो सारी प्रोविजनल लिक्विडेटर के पास ना हो, कोर्ट उसकी कुछ पावर्स ले ले, ठीक है, और उसको कम पावर्स के साथ भी वो काम कर सकता है। मतलब प्रोविजनल लिक्विडेटर अगर समझो तो कच्चा पक्का जो टेम्पररी लिक्विडेटर जो है अपॉइंट हुआ है ना, उसको टेम्पररी लिक्विडेटर एक लेमन लैंग्वेज में वर्ड यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ इंटरिम ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर लगा दे या एनी अदर ऑर्डर एज इट थिंक फिट। अगर कोई और ऑर्डर सोचते हैं कि हाँ भाई ये नहीं कोई और ऑर्डर लगा दे तो कोई और ऑर्डर कर देंगे, ठीक है ना। तो पिटीशन विद इन 90 days ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, जब पिटीशन आ गई है ट्रिब्यूनल के पास गई है तो उसके 90 days के अंदर, विद इन 90 days के अंदर जो है ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा इनमें से कोई सा भी, राइट। नाउ प्रोविजनल लिक्विडेटर का क्या है? ट्रिब्यूनल कंपनी को नोटिस देगा रिप्रेजेंटेशन अनलेस स्पेशल जो है ट्रिब्यूनल डिस्पेंस विद सच नोटिस। अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस नहीं हुए या कोई ऐसे स्पेशल रीजन नहीं हुआ कि नहीं ट्रिब्यूनल तो क्या नाम है कंपनी ने तो बहुत ज्यादा गलत कर दिया, सॉवरेनिटी के इंडिया के खिलाफ कोई काम कर दिया या इलीगल काम हो रहे थे, तो वो उसको रिप्रेजेंट देने का जो रिप्रेजेंटेशन का भी जो है ना राइट जो है फोरफीट कर सकता है, रख सकता है अपने साथ, ठीक है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है जब प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट होता है तो कंपनी को एक मौका मिलता है कि आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो बिफोर द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल अगर वाइंड अप के लिए कंपनी गई है या कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी गई है या कोई भी पर्सन गया है, रजिस्ट्रार सीजीएसडी या एनी अदर पर्सन, तो ट्रिब्यूनल रिफ्यूज नहीं कर सकता, नॉट रिफ्यूज वाइंडिंग अप ऑर्डर ओनली जस्ट बिकॉज एसेट्स ऑफ द कंपनी मॉर्गेज, मॉर्गेज मतलब जो गिरवी रखे हुए हैं बैंक के पास अगर लोन ले रखा है, इक्वल और एक्सेस मतलब बैंक से लोन ले रखा है 10 lakhs का, एसेट भी जो है मॉर्गेज कर रखे हैं वो 10 lakhs के, या बैंक से लोन ले रखा है 10 lakhs का और एसेट मॉर्गेज कर रखे 11 lakhs, तो होंगे तो वाइंडिंग तो ट्रिब्यूनल ये नहीं कह सकता कि नहीं तुम्हारे तो एसेट ज्यादा है तुम वाइंड अप क्यों हो रहे हो,
तो ये वाली चीजें जो है ट्रिब्यूनल इस बेस पे, ट्रिब्यूनल मेक ऑर्डर फॉर एनी अदर रेमेडी ऑन जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल जो है ऑर्डर दे सकता है रेमेडी का, ऑफ अदर रेमेडी, ऑफ एनी अदर रेमेडी, कोई भी दूसरी रेमेडी अपार्ट फ्रॉम द बाइंडिंग अप या इंटरिम रेजोल्यूशन, सॉरी इंटरिम जो है लिक्विडेटर जो है प्रोविजनल लिक्विडेटर, ठीक है, उससे अपार्ट एक कोई अदर रेमेडी भी दे सकता है जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड। कौन सा ग्राउंड? कोई भी जो उसको लगे कि हाँ नहीं। Tribunal may refuse order of binding up if it's of the opinion that some other remedy is available. अगर उसको लगता है कि कोई और रेमेडी है कि मैं इस कंपनी को बाइंड अप से रोक सकता हूँ, देन वो एंड दे हैड एक्टेड अनरीजनेबली इन सीकिंग टू हैव बाइंड अप, और उन्होंने बहुत जल्दी कर दिया कि नहीं हमें तो बाइंड अप करना है, तो वो कोई और अदर रेमेडी भी दे सकता है, राइट। नाउ सेक्शन 274 में क्या है? डायरेक्शंस ऑफ फाइलिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो पिटीशन फॉर अ बाइंडिंग अप फाइल्ड बाय एनी अदर पर्सन अदर देन कंपनी। अगर पिटीशन ऑफ बाइंडिंग अप किसी और पर्सन ने फाइल करी है, सपोज कॉन्ट्रीब्यूटरीज ने फाइल करी है, तो कॉन्ट्रीब्यूटरीज को क्या करना पड़ेगा? डिपॉजिट करनी पड़ेगी कोई सिक्योरिटी, ठीक है, कोर्ट के ट्रिब्यूनल के पास। हो सकता है कि वो कंपनी को डीफेम करने के लिए ये पिटीशन बाइंडिंग अप के दे रहे हो, ठीक है ना। तो ट्रिब्यूनल शैल ऑर्डर कंपनी, जब उसको ये पिटीशन मिलेगी तो पिटीशन मिलने के बाद ट्रिब्यूनल कंपनी को ऑर्डर देगा अपना ऑब्जेक्शन, फाइल इट्स ऑब्जेक्शन, मतलब राइट टू रिप्रेजेंटेशन, कि अपना ऑब्जेक्शन रेज करो, प्लस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी भी मांगेगा विद इन 30 डेज प्लस 30 डेज ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है ना। तो 30 प्लस 30 डेज ऑफ एक्सटेंशन जो है उसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में मिल जाएगी। तो कंपनी फेल टू फाइल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, अगर कंपनी फेल कर जाती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फाइल करने से, तो फोरफीट राइट टू अपोज पिटीशन एंड डायरेक्टर एंड ऑफिसर लायबल फॉर पनिशमेंट। तो कंपनी का जो है राइट फोरफीट हो जाएगा अब पिटीशन को अपोज करने का, ठीक है, राइट टू अपोज पिटीशन, एंड डायरेक्शन एंड ऑफिसर, डायरेक्टर और ऑफिसर जो है वो पनिशमेंट के लिए लायबल होंगे। मतलब अगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 30 प्लस 30 डेज में जो एक्सटेंशन है उसमें नहीं फाइल करा पाए, तो डायरेक्टर और ऑफिसर जो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे उन सबको मिलेगी पनिशमेंट। नाउ कोर्ट ऑर्डर बाइंडिंग अप। कोर्ट जब बाइंडिंग अप का ऑर्डर विद इन 30 डेज, अगर कोर्ट ने बाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर दिया आज के दिन की, आज जो है ये कंपनी का बाइंडिंग अप का ऑर्डर हो गया, तो विद इन 30 डेज जो भी डायरेक्टर और जो ऑफिसर हैं कंपनी के, वो अपनी कॉस्ट पे, अपनी खुद की कॉस्ट पे जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर हुआ था, जैसे लाइक फाइनेंशियल मार्च में हुआ था और आज जो है 1 जून है, राइट। तो मार्च में, तो मार्च और जून के बीच का जो भी जितना भी टाइम है उसका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के देंगी एट इट्स ओन कॉस्ट, कंपनी बनाकर देगी अप टू द डेट ऑफ एन ऑर्डर, ओन कॉस्ट टू लिक्विडेटर, लिक्विडेटर को बनाकर देंगी, राइट। डायरेक्टर ऑफिसर फेल टू कंप्लाई, अगर डायरेक्टर और ऑफिसर फेल टू कंप्लाई विद दिस, मतलब विद इन जो टाइम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने में या फिर जब ऑब्जेक्शन फाइल हुआ था तब, तो उनको मिलेगी इम्प्रिजनमेंट 6 months और फाइन 25,000 to 5 lakhs और बोथ, ठीक है। तो ये हो गई पेनल्टी। नाउ सेक्शन 275 के अंदर दे रखा है कंपनी लिक्विडेटर एंड देयर अपॉइंटमेंट। अब लिक्विडेटर को अपॉइंट कौन करता है? ट्रिब्यूनल। प्रोविजनल लिक्विडेटर को भी कौन अपॉइंट करता है? ट्रिब्यूनल, था ना। ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है बाइंडिंग अप का या प्रोविजनल लिक्विडेटर को अपॉइंट करने का। पावर ऑफ लिक्विडेटर जो है लिक्विडेटर और रिस्ट्रिक्ट, मतलब जो प्रोविजनल लिक्विडेटर की जो पावर है या तो सेम एज लिक्विडेटर हो सकती है या फिर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं, राइट। डिक्लेरेशन बाय लिक्विडेटर, लिक्विडेटर डिक्लेयर करेगा विद इन 7 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। सपोज कोई कंपनी बाइंड अप हो रही है, मैं लिक्विडेटर बनी हूँ उसकी, राइट। मैं विद इन 7 days ऑफ अपॉइंटमेंट, मेरे अपॉइंटमेंट में मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ इंडिपेंडेंस शो करूंगी। लाइक अगर मैं कंपनी के साथ रिलेटेड पार्टी हूँ जो बाइंड अप हो रही है और मेरी उनसे अच्छी बातचीत है, तो मैं कहूंगी कि एक्चुअली ना मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं हूँ और मेरे इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है, मैं हो सकता है कंपनी के फेवर में चली जाऊं और डायरेक्टर्स के और ऑफिसर्स के जो है
साथ मिलके जो है ना उनके फेवर की बात करूं, और क्रेडिटर्स को हो सकता है कि लॉस बेयर करना पड़े, तो मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं, तो मैं विद इन 7 days ऑफ डिक्लेयर मतलब ऑफ अपॉइंटमेंट मुझे ये डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। तो प्रोविजनल लिक्विडेटर ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल में अपॉइंट प्रोविजनल लिक्विडेटर एज कंपनी लिक्विडेटर, प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ, ऑर्डर ऑफ इवेंचुअली उसके कुछ टाइम बाद जब सब चीजें हो गई, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वगैरह सब बन गए, तो ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ट्रिब्यूनल, वो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप कंपनी का पास कर दिया। जब कंपनी का वाइंडिंग अप का ट्रिब्यूनल ऑर्डर ने पास कर दिया कि हाँ अब इसके सारे एसेट्स बेचना स्टार्ट करो, क्रेडिटर्स को पे ऑफ करो, सब चीजें करो, तो हो सकता है मे बी जो प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट हुए हैं वो पक्के वाले लिक्विडेटर बन जाए, मतलब टेम्पररी लिक्विडेटर जो प्रोविजनल लिक्विडेटर है वो परमानेंट कंपनी का लिक्विडेटर बन जाए, और मे बी एक नया पर्सन एक कंपनी का लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाए, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। सेम आईबीसी में भी होता है, राइट। रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विडेटर, रिमूव और रिप्लेस कब करते हैं, लिक्विडेटर को हटाते कब है, ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स, या तो मिसकंडक्ट हो जाए, या फ्रॉड और मिसफाइनेंस मतलब फ्रॉड का कोई केस आ जाए, प्रोफेशनली इनकम्पिटेंस या फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस, ठीक है, अगर वो ड्यू डिलिजेंस अप्लाई करने में या वो इनकम्पिटेंट है, कुछ भी चीज है, या वो इंडिपेंडेंट नहीं है, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट, एंड इनएबिलिटी टू एक्ट एज अ प्रोविजनल लिक्विडेटर। सपोज मेरे ऊपर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स लग रही है, मैं जो हूँ कहीं पे लिक्विडेटर अपॉइंट हो ही नहीं सकती, तो भी क्या होगा, मैं क्या हूँ इनएबिलिटी टू एक्ट एज अ प्रोविजनल लिक्विडेटर, राइट। ट्रांसफर ऑफ वर्क ऑफ लिक्विडेटर, अगर लिक्विडेटर की डेथ हो जाती है, रिजाइन हो जाती है, रिमूवल हो जाता है, ठीक है ना, तो उसका वर्क ट्रांसफर हो जाता है डेफिनेटली। नाउ रिकवरी ऑफ लॉस और डैमेज फ्रॉम लिक्विडेटर, अगर लिक्विडेटर से लॉस जो है या डैमेज कुछ हुआ है, एनी लॉस ड्यू टू फ्रॉड, फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू केयर एंड डिलिजेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज वर्क, अगर कोई भी जो है लॉस हुआ है फ्रॉड की वजह से या मेरी गलती की वजह से, तो वो मुझसे रिकवर करा जाएगा, लॉस और डैमेज जो भी है, राइट। ना सेक्शन 277 क्या है, इंटीमेशन टू कंपनी लिक्विडेटर, प्रोविजनल लिक्विडेटर एंड रजिस्ट्रार, इंटीमेट करना, बताना कंपनी लिक्विडेटर को, प्रोविजनल लिक्विडेटर को, रजिस्ट्रार को, तीन लोगों को। तो ट्रिब्यूनल जब ऑर्डर देता है तो ऑर्डर जो है वो बताता है, किसको बताते हैं ऑर्डर, अपने अब ऑर्डर के बारे में कि हाँ ये ऑर्डर हुआ है वाइंडिंग अप का या कोई एनी अदर ऑर्डर, अपॉइंट प्रोविजनल लिक्विडेटर, ऑर्डर क्या कि प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट होगा या कंपनी वाइंड अप होगी, दो जो है क्या नाम है ऑर्डर पास कर सकते हैं ट्रिब्यूनल, जो पास करें। नाउ 7 days ऑफ पासिंग ऑफ एन ऑर्डर, कंपनी लिक्विडेटर और रजिस्ट्रार दोनों को बताया जाता है, ट्रिब्यूनल इंटीमेट करता है कंपनी लिक्विडेटर को भी और रजिस्ट्रार को भी कि क्या हुआ है, या तो वाइंडिंग अप हुआ है। सपोज अगर प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, मतलब कोर्ट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया कि अपॉइंट प्रोविजनल लिक्विडेटर, तो किसको 7 days में इंटीमेट करेंगे, रजिस्ट्रार को, राइट। लेकिन अगर बाइंडिंग अप का ऑर्डर पास हुआ है तो 7 days के अंदर जो है किसको इंटीमेट करेंगे, कंपनी लिक्विडेटर को भी जो प्रोविजनल लिक्विडेटर है और रजिस्ट्रार को भी, दोनों को, राइट, 7 days के अंदर। और 7 days के अंदर ही लिक्विडेटर अपनी डिक्लेरेशन भी फाइल करता है उसके अपॉइंटमेंट के। और रिसिप्ट ऑफ एन ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट, रजिस्ट्रार क्या करता है, रजिस्ट्रार को ये पता लगा कि जो ऑर्डर है वो प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया है फर्स्ट केस में, राइट। तो सारी की सारी कंपनीज में, मतलब इररिस्पेक्टिव वो कंपनी लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, वो सारी कंपनी के केस में एक इंडोर्समेंट, मेक एन इंडोर्समेंट ऑफ दैट इफेक्ट ऑफ हिज रिकॉर्ड रिटेनिंग टू द कंपनी एंड नोटिफाई इन ऑफिशियल गैजेट, ठीक है। इंडोर्समेंट की किस इफेक्ट के रिकॉर्ड बनाता है, रिटेनिंग टू द कंपनी एंड नोटिफाई इन द ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट में जो है नोटिफाई करता है। नाउ लिस्टेड कंपनी के केस में क्या है, इंटीमेट अबाउट सच अपॉइंटमेंट टू द स्टॉक एक्सचेंज वेयर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनीज आर लिस्टेड, तो ये इंटीमेट किसको करेगा, स्टॉक एक्सचेंज को, क्या नाम है, लिस्टेड कंपनी के केस में। और बाकी सारी कंपनीज के केस में क्या करता है, इंडोर्समेंट जो है मतलब बुक्स में अपने रिकॉर्ड कर लेता है कि यहाँ पे प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट हो चुका है या लिक्विडेटर अपॉइंट हो चुका है। नाउ व्हाट इज बाइंडिंग अप कमिटी, अभी तो ये हमने सारा ये था कि इन्होंने ऑर्डर दे दिया, बाइंडिंग अप कमेटी के केस में क्या है,
3 वीक्स ऑफ बाइंडिंग अप ऑर्डर, जो 3 वीक्स जो होते हैं जो बाइंडिंग अप ऑर्डर के, तो कंपनी लिक्विडेटर जो है ट्रिब्यूनल के पास जाता है और एप्लीकेशन टू कॉन्स्टिट्यूट अ बाइंडिंग अप कमेटी, और एप्लीकेशन देता है ट्रिब्यूनल को कि सर बाइंडिंग अप कमेटी बनानी है। बाइंडिंग अप कमेटी किस किस पर्सन की बनती है? एक तो जब लिक्विडेटर ने दिया है तो लिक्विडेटर आएगा, प्लस नॉमिनी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आएंगे, एंड प्रोफेशनल नॉमिनेटेड बाय ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल ने अगर कोई प्रोफेशनल्स अपॉइंट करे हैं तो वो आएंगे। फंक्शन ऑफ बाइंडिंग अप कमेटी क्या होता है? टेकओवर ऑफ एसेट, एग्जामिनेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी, कैश और अदर एसेट, रिव्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स, सेल ऑफ एसेट्स, कॉम्प्रोमाइज एंड सेटलमेंट्स। कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह देखना, प्रॉपर्टी, कैश और अदर एसेट की रिकवरी, मतलब किसी और डेटर के पास है, कंपनी के जरूरी नहीं है क्रेडिटर्स होंगे, कंपनी के डेटर्स भी होंगे, तो उन डेटर से पैसा लेकर आना, राइट। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को एग्जामिन करना कि एक्चुअल में ठीक बनी हुई है या इसमें भी कुछ फ्रॉड्स है, ठीक है ना। और एसेट्स को सेल करना। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट टू ट्रिब्यूनल, ठीक है, रिपोर्ट जो है ट्रिब्यूनल को सबमिट होगी अलोंग विद द मिनट्स ऑफ अ मीटिंग ऑन ड्यूली बेसिस साइंड बाय मेंबर्स, ठीक है। मीटिंग कौन सी मीटिंग? ये बाइंडिंग अप कमेटी की मीटिंग जो है, और इसमें मेंबर्स जो है साइन करेंगे, जो बाइंडिंग अप कमेटी के मेंबर्स होंगे। तो वो रिपोर्ट जो है, जो रिपोर्ट बनेगी, जो सबके साथ साइन होगी, वो ट्रिब्यूनल के पास सबमिट होगी। ड्राफ्ट एक प्रिपेयर, कंपनी लिक्विडेटर जो है फाइनल ड्राफ्ट बनाता है, जो बाइंडिंग अप कमेटी जिसको अप्रूव करती है लिक्विडेशन का, और ये फाइनली ट्रिब्यूनल के पास जाके सबमिट हो जाता है। नाउ स्टे ऑफ सूट्स एक्सेट्रा ऑन बाइंडिंग अप ऑर्डर, सेक्शन 279। अगर बाइंडिंग अप का ऑर्डर पास हो गया है किसी कंपनी पे, ठीक है, कि अब ये कंपनी बाइंड अप होगी, या फिर लिक्विडेटर अपॉइंट हो गए हैं, तो कोई भी फर्दर जो है, अगर कोई सूट किसी को डालना है, सपोज मैं क्रेडिटर हूँ और जिस कंपनी का मैं क्रेडिटर हूँ उस कंपनी का वाइंड अप का ऑर्डर या लिक्विडेटर अपॉइंट ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं उस पर अब जाके कोई केस नहीं कर सकती। तो नो सूट्स और लीगल प्रोसीडिंग शेल बी कमेंस्ड, कोई भी सूट और कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगा, और एनी सूट प्रोसीडिंग विद द लीव ऑफ ट्रिब्यूनल, और कोई भी जो सूट्स या जो प्रोसीडिंग होंगे वो जो है ट्रिब्यूनल जो है उसको या तो कर देगा, उस पर स्टे लगा देगा कि अभी तुम रुक जाओ, तुम्हारा मतलब नहीं है, पहले हम वाइंड अप तो कर ले इस कंपनी को, फिर देखते हैं, या फिर जो है वो वैलिड ही नहीं है, वो होने नहीं देंगे। एप्लीकेशन ऑफ अ ट्रिब्यूनल सीकिंग लीव और डिस्पोज ऑफ विद इन 60 डेज। अब जिस चीज पे जो है उन्होंने क्या नाम है, जैसे जो ऑलरेडी पहले जो सूट्स चल रहे हैं, जो पहले से ही सूट चल रहे हैं, और कंपनी का बाइंडिंग अप का ऑर्डर या जो क्या नाम है लिक्विडेटर अपॉइंट हो चुका है, और जो सूट है, अब सपोज ये कंपनी है जिसका वाइंड अप का ऑर्डर जो है पास हुआ है, मैं क्रेडिटर हूँ और मैंने इसको पहले से ही शुरू कर रखा था, ठीक है, किसी नॉन पेमेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे वाइंडिंग अप का ऑर्डर जो है आ गया है, तो मेरा वाला जो सूट है ना, या तो वो स्टे हो जाएगा या फिर उसको विद इन 60 डेज के अंदर उसको खत्म करेंगे कि भाई पहले तो इसको निपटाओ, ठीक है ना। एप्लीकेशन सीकिंग लीव ऑफ डिस्पोज ऑफ विद इन 60 डेज, नॉट एप्लीकेबल टू अपील पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और अगर लेकिन सेम अगर मेरे पे स्टे लगेगा या 60 डेज के अंदर खत्म होगा, तो इन केस कि मेरा केस जो है ना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ना हो उस कंपनी का केस, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे ये नहीं लगता, राइट। नाउ सेक्शन 281, इसमें क्या है, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय कंपनी लिक्विडेटर। तो कंपनी लिक्विडेटर जो है ऑर्डर आने के विद इन 60 डेज लिक्विडेटर क्या करता है, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देता है। बाइंडिंग अप का ऑर्डर आने के विद इन 60 डेज कंपनी लिक्विडेटर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देता है, जो फाइनल ड्राफ्ट था वो वाला, राइट, टू द ट्रिब्यूनल। तो अभी के लेक्चर में इतना ही, इसके बाद वाला जो है मैंने अभी नेक्स्ट डाल दूंगी, ठीक है। Also, if you like the video and you find it helpful और understanding बढ़ रही है, then please do comment, right? और also जो है चैनल सब्सक्राइब कर देना। Thank you.